हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लानिंग। रेडियोथेरेपी में हम ट्रीटमेंट प्लानिंग कैसे करते हैं, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके वेरियस स्टेप्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमको पता है कि हम रेडियोथेरेपी की हेल्प से कैंसर को ट्रीट करते हैं। अब हमें कैंसर को ट्रीट करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एक ऑप्टिमाइज्ड प्लान होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास प्लान ही नहीं होगा तो हम गोल ऑफ रेडियोथेरेपी को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, गोल ऑफ रेडियोथेरेपी को एक्टिव नहीं रख पाएंगे, उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ट्रीटमेंट प्लानिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसी की वजह से आप कैंसर को क्या कर पाओगे? ट्रीट कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं एम ऑफ रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लानिंग। अब इसका एम क्या है? जो आप ट्रीटमेंट प्लानिंग कर रहे हो इसका एम क्या है? तो इसका जो मेन एम है, जो मैं आपको बता रही हूँ, तो इसका जो मेन एम है वो है द मेन एम ऑफ रेडियोथेरेपी इज मैक्सिमम डोज टू द ट्यूमर वॉल्यूम वाइल मिनिमम डोज टू द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़। कि आपको ट्यूमर को ट्रीट करना है तो आप ट्यूमर को क्या दो? मैक्सिमम डोज दो, और मिनिमम डोज तो आप सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़ को। ठीक है, ट्यूमर को आपको मैक्सिमम डोज देनी है और मिनिमम डोज देनी है सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़ को, ताकि जो आपके सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़ है वो रेडिएशन से अफेक्ट ना हो पाए, हाई डोज से अफेक्ट ना हो पाए, और जो ट्यूमर है उसमें आपकी मैक्सिमम डोज पड़े, ताकि जो आपका ट्यूमर है वो क्या हो सके? ट्रीट हो सके। ठीक है, टू अचीव बेटर थेरेपेटिक रेशियो। ठीक है, और थेरेपेटिक रेशियो को बेटर अचीव करने के लिए भी हम ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं। ठीक है, थेरेपेटिक रेशियो मतलब जिससे आपका ट्यूमर ट्रीट हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट प्लानिंग की, कि ट्रीटमेंट प्लानिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा पोजीशनिंग। सबसे पहले क्या करते हैं? हम पोजीशनिंग करते हैं, पेशेंट की पोजीशनिंग करेंगे ट्रीटमेंट प्लानिंग में। दूसरा जो स्टेप होता है हमारे पास वो होता है इमोबलाइजेशन। इमोबलाइजेशन मतलब इमोबलाइजेशन डिवाइसेस की हेल्प से हम पेशेंट को क्या करेंगे? इमोबलाइज करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इमोबलाइजेशन के बारे में बताया भी था कि इससे हम पेशेंट की पोजीशनिंग अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, और पेशेंट की एनाटॉमिकल डिटेल्स हमें अच्छे से मिल पाती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन तुम इमेजिंग मॉडलिटीज़ की हेल्प से करते हो, जैसे कि आपका एक्सरेज हो गया, एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया। ठीक है, जो आपका फोर्थ स्टेप होता है वो होता है आपका फील्ड सिलेक्शन। अब आप क्या करोगे? फील्ड सिलेक्ट करोगे जिसका आपको ट्रीटमेंट करना है। फिर आप उस फील्ड में क्या करोगे? डोज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? कैलकुलेशंस करोगे, और आखिरी में आप क्या करोगे? वेरीफाई करोगे। ठीक है, और लास्ट जो स्टेप होता है एग्जीक्यूशन। के प्लान को क्या कर दोगे? एग्जीक्यूट कर दोगे। ठीक है, देखो यही 8 स्टेप्स है जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से स्टेप्स है ये? तो सबसे पहला स्टेप है आपका पोजिशनिंग। ये आपको स्टेप वाइज याद रखना है, लाइन वाइज। पोजिशनिंग हो गया पहला स्टेप। दूसरा हो गया आपका इमोबलाइजेशन। तीसरा आपका हो गया लोकलाइजेशन। चौथा आपका हो गया फील्ड सिलेक्शन। पांचवा आपका हो गया डोज डिस्ट्रीब्यूशन। छठवा कैलकुलेशन। सेवन्थ इज़ वेरिफिकेशन एंड एट्थ इज़ एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये 8 मेन स्टेप्स है जो हम रेडियोथेरेपी में ट्रीटमेंट प्लानिंग में यूज़ करते हैं, और ये जो स्टेप्स है वो स्टेप वाइज चलते हैं आपके। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज पोजिशनिंग। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? पोजिशनिंग। ठीक है, सो पेशेंट पोजिशनिंग इज मोस्ट वाइटल एंड ऑफन द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ बीम डायरेक्शन। ठीक है, सबसे ज़्यादा वाइटल पार्ट जो है हमारा वो पोजिशनिंग ही है, और इसको हम ऑफन नेग्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ट्रीटमेंट प्लानिंग क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। लेकिन ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट प्लानिंग का। अब जब आप पेशेंट की पोजिशनिंग करोगे तो पेशेंट शुड बी स्टेबल। ठीक है, पेशेंट शुड बी कंफर्टेबल, मिनिमाइजेस मूवमेंट, और जो आप पोजिशनिंग कर रहे हो इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। ठीक है, जो आप पोजिशनिंग कर रहे हो उसका रिप्रोड्यूसिबल होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? स्टैंडर्ड पोजीशंस कौन सी होती है आपको पता ही है। एक होती है सुपाइन और एक होती है प्रोन। तो ये दो मेजर पोजीशन है जो हम पोजीशनिंग में यूज़ करते हैं। जैसे सुपाइन पोजीशन आपको पता ही है कि वो मोस्ट कंफर्टेबल होती है, क्विकेस्ट होती है सुपाइन पोजीशन आपकी।
ठीक है, और मिनिमाइज़ करती है एरर ड्यू टू मिसकम्युनिकेशन। ठीक है, वहीं जो आपकी पोस्टीरियर पोजीशन है, जो प्रोन पोजीशन है, वो आपकी पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पाइन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो यही है। तो दो मेजर पोजीशन, दो स्टैंडर्ड पोजीशन जो हम पोजीशनिंग में यूज़ करते हैं वो है एक सुपाइन पोजीशन और एक क्या है आपकी प्रोन पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट। तो पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया, पहला स्टेप क्या था हमारा, पोजीशनिंग। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप है इमोबिलाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप इज इमोबिलाइजेशन। ठीक है, तो सेकंड स्टेप जो हमारा इमोबिलाइजेशन है, इसका मतलब क्या होता है, तो इमोबिलाइजेशन का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ मूवमेंट। ठीक है, अगर कोई चीज़ मूव नहीं कर पा रही है तो हम उसको कहते हैं इमोबिलाइज हो गई है वो। ठीक है, तो इनकैपेबल ऑफ मूवमेंट। ठीक है, अब इमोबिलाइजेशन करोगे कैसे, तो इमोबिलाइजेशन हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस। ठीक है, इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस की हेल्प से हम क्या करते हैं, इमोबिलाइजेशन करते हैं। इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस का रोल क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये पेशेंट को मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं, पेशेंट को मेंटेन करते हैं फिक्स्ड और वेल डिफाइंड पोजीशन में। ठीक है, तो इसके कारण हमें आसानी होती है ट्रीटमेंट प्लानिंग में। ठीक है, अब गोल ऑफ इमोबिलाइजेशन क्या है, इमोबिलाइजेशन के गोल्स क्या है, तो पहला गोल है लिमिट्स पेशेंट मूवमेंट। ऑब्वियसली इमोबिलाइजेशन की वजह से आपका जो पेशेंट मूवमेंट है वो लिमिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ मेजर पोजिशनिंग एरर, जो आप पोजिशनिंग कर रहे हो उसमें एरर भी कम हो जाएगा जिसके कारण आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट इज रिड्यूस द टाइम फॉर डेली पेशेंट सेटअप, ये नहीं कि आपको बार बार पेशेंट को बुलाना पड़ेगा, बार बार सेटअप करना पड़ेगा, योर टाइम विल बी रिड्यूस्ड। टू अचीव गोल ऑफ रेडियोथेरेपी, पता ही है कि इमोबिलाइजेशन की वजह से ही हम क्या कर पाएंगे, गोल ऑफ रेडियोथेरेपी को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट इज स्टेबलाइज अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल मार्कर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स। इमोबिलाइजेशन की हेल्प से हमें एक रिलेशन मिल पाएगा, जो आप एक्सटर्नल मार्कर लगा रहे हो, एक्सटर्नल मार्कर यानी आपका लेज़र लगा रहे हो जो मैंने बताया भी था प्रीवियस वीडियो में, और जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है उन दोनों के बीच में आप एक रिलेशन बना पाओगे। ठीक है, अंदर के एनाटोमिकल स्ट्रक्चर्स और बाहर के एक्सटर्नल मार्कर के बीच में। तो ये है कुछ गोल्स ऑफ इमोबिलाइजेशन। ठीक है, इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, अब इनका क्या रोल है देखते हैं। सो इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस भी आपके क्या होने चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होने चाहिए, दे शुड बी कंफर्टेबल टू द पेशेंट। ठीक है, ईजी टू यूज़ होने चाहिए, सेटअप करने के लिए ईजी होने चाहिए, इनको बनाना आसान होना चाहिए, इनको क्लीन करना आसान होना चाहिए। ठीक है, इनका जो शेप है वो रिजिड होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बार बार ख़राब हो रहा है। समझ में आ गया, तो ये इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस के बारे में था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस के नाम हैं, जैसे पहला आपको आ गया ब्रेस्ट बोर्ड्स। ब्रेस्ट बोर्ड्स किस लिए होते हैं, ब्रेस्ट की पोजीशनिंग के लिए होते हैं। ठीक है, ताकि आप अवॉइड कर सको एंगुलेशन को। ठीक है, कॉलीमेटर के एंगुलेशन को अवॉइड कर सको, है ना। ये ब्रेस्ट को क्या करता है, बेटर पोजीशनिंग करता है ब्रेस्ट की आपकी। ठीक है, ये आपके आर्म को भी सपोर्ट करता है ना। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द आर्म। इनको आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आपको इतना पता होना चाहिए, मतलब आपको इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस के नाम पता होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में पता होना चाहिए ट्रीटमेंट प्लानिंग में। ठीक है, तो ये हो गया ब्रेस्ट बोर्ड, ये उसका डायग्राम हो गया। अगला देखते हैं, अगला है आपका आर्म सपोर्ट। आर्म सपोर्ट को आप टी बार भी कहते हो। ठीक है, अलाउज द आर्म टू बी पोजिशन लेटरली, ये क्या करता है, आर्म को लेटरल पोजिशन करता है। ठीक है, व्हेन ट्रीटिंग द थॉरेक्स, जब आप थॉरेक्स का ट्रीटमेंट कर रहे हो यूजिंग लेटरल बीम, तो ये क्या करेगा, आपके आर्म को लेटरली पोजिशन करेगा। तो ये आपका आर्म सपोर्ट का रोल हो गया। किस शेप का होता है, टी शेप का, टी बार भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, तो पहला आपको बताया ब्रेस्ट बोर्ड के बारे में, ये आर्म सपोर्ट, ये सब आपकी क्या है, इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस है, जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इमोबिलाइजेशन करते हैं और ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अगले आते हैं आपके फोम सिस्टम्स भी होते हैं, ये भी आपके इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, ये आपके क्या करेंगे, ये एबिलिटी टू कट ट्रीटमेंट पोर्टल्स इनटू फोम, फोम में कट करते हैं आपके ट्रीटमेंट पोर्टल्स को। ठीक है, रिजिड होते हैं, ठीक है, शेप बना लेते हैं। इनके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस थोड़ा थोड़ा आपको नाम पता होना चाहिए और एक एक लाइन आप लिख सकते हो इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस में, क्योंकि इमोबिलाइजेशन का आपका एक अलग से टॉपिक है, उसमें उसमें आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हो। ये आप ट्रीटमेंट प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि किस स्टेप में हम क्या करते हैं। जैसे हमने पहला स्टेप पढ़ा
पोजिशनिंग पढ़ा हमने, तो हमें पता होनी चाहिए कि गुड पोजिशनिंग कैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड पोजीशंस क्या होती है। ऐसे जो हम इमोबिलाइजेशन पढ़ रहे हैं, हमें गोल ऑफ इमोबिलाइजेशन पता होना चाहिए, ठीक है। और ये कुछ इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस के आपको नाम पता होने चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स। ये भी आपको मैं इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस में पढ़ाऊँगी डिटेल में। अभी आप इतना समझ लो कि ये आपकी इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस है जो आपकी इमोबिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे थर्मोप्लास्टिक भी होते हैं आपके, जो आप अपना हीट करके अपना शेप वापस मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके हेड और थॉरिक्स के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, ठीक है। वैक्यूम बैग्स हो गए, देखे होंगे आपने, वैक्यूम बैग्स हम यूज़ करते हैं एमआरआई में, है ना, जो कि पेशेंट को क्या रखते हैं, स्टेबल रखते हैं, उसकी पोजीशनिंग को ईजिली करने में हेल्प करते हैं। तो ये भी आपके इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस हो गए, ठीक है। बाइट ब्लॉक्स हो गए, ठीक है। बाइट ब्लॉक्स भी आपका हेड को इमोबिलाइजेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है, इमोबिलाइजेशन द हेड, ठीक है। डेंटल इम्प्रेशन माउथ पीस यूज़ करते हैं हम इसमें, तो इनके बारे में आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब पढ़ते हैं हम अपना तीसरा स्टेप। अवर थर्ड स्टेप इज़ लोकलाइजेशन। तीसरा स्टेप क्या है हमारा, लोकलाइजेशन। दिस इज़ अवर थर्ड स्टेप, ठीक है। लोकलाइजेशन हमारा तीसरा स्टेप है, ठीक है। अब ट्यूमर और ऑर्गन हैव टू लोकलाइज, ठीक है। क्यों? अगर हम ट्यूमर और ऑर्गन को लोकलाइज नहीं करेंगे तो इसके कारण हम ट्यूमर को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे और नॉर्मल टिश्यूज़ को हाई डोजेस से नहीं बचा पाएंगे, ठीक है। लोकलाइजेशन किस में हेल्प करता है, कैलकुलेशन में हेल्प करता है, बीम की डायरेक्शन में हेल्प करता है, रेडिएशन प्रोटोकॉल को डिफाइन करता है। अब लोकलाइजेशन तुम कैसे करते हो, विद द हेल्प ऑफ इमेजिंग मॉडलिटीज़, ठीक है। वैसे दो टाइप्स की आपकी लोकलाइजेशन होती है, कौन कौन सी, तो पहली है आपकी क्लिनिकल लोकलाइजेशन और दूसरी आपकी इमेजिंग लोकलाइजेशन, ठीक है। तो क्लिनिकल लोकलाइजेशन जो आपके हॉस्पिटल्स में होती है, ठीक है, ये चीप होती है, क्विकेस्ट होती है, हर जगह अवेलेबल होती है, इनमें आपको ज़्यादा एडिशनल इक्विपमेंट नहीं चाहिए होता है, ठीक है। और इनके डिसएडवांटेज ये भी है कि एरर हो जाते हैं इसमें, है ना, और कभी कभी जो डाटा है वो ईजिली ऑब्टेन नहीं हो पाता है, तो ये क्लिनिकल लोकलाइजेशन के डिसएडवांटेज है। वहीं आपके इमेजिंग लोकलाइजेशन में आपके क्या आ जाते हैं, एक्सरेज आ जाते हैं, ठीक है, आपके सीटी स्कैन आ जाते हैं, एमआरआई स्कैन, यूर यूएसजी पैट स्कैन, ठीक है। ये जितने भी इमेजिंग है आपकी, ये सब इमेजिंग लोकलाइजेशन में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे एक्सरेज आपने देखा है कि एक्सरेज क्या होती है, मोस्ट कॉमन होती है ना, और चीपेस्ट मॉडलिटी होती है, और ये क्या ऑब्टेन करती है, आपका 2D डाटा ऑब्टेन करती है, ठीक है। ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा लोकलाइजेशन में एक्सरेज के बारे में लिख लेना है, थोड़ा सा सीटी स्कैन के बारे में लिख लेना कि सिटी में आपको बोन की एक अच्छी इमेज मिलती है आपको बोन्स की, है ना, गुड इमेज रेजोल्यूशन मिलता है आपको, ठीक है। किसका गुड इमेज रेजोल्यूशन मिलता है, बोन्स का, बोन्स की एनाटॉमी आपको पता चलती है, एनाटॉमी बोन्स की पता चलेगी सीटी स्कैन्स की हेल्प से, ठीक है। ऐसे ही आपका एमआरआई आ गया, एमआरआई आपका बेसिकली सॉफ्ट टिश्यूज़ को देखने के लिए यूज़ होता है, जिसके कारण आपको एनाटॉमी पता चलती है, ठीक है, क्या दिक्कत है, डायग्नोसिस कर पाते हो आप। लोकलाइजेशन में जो आपकी इमेजिंग लोकलाइजेशन है, उसमें आपको 3 चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लेना है, एक्सरे, एमआर और सीटी, ठीक है। अब आता है हमारा फोर्थ स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट प्लानिंग, ठीक है। तो चौथा स्टेप क्या है हमारा, फोर्थ स्टेप है हमारा फील्ड सिलेक्शन। तो फील्ड सिलेक्शन, आपका फील्ड सिंगल फील्ड भी हो सकता है, आप 2 फील्ड टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो, आप मल्टीपल फील्ड भी ले सकते हो, ठीक है। तो फील्ड सिलेक्शन में 3 चीज़ें आपको मेजर याद रखनी है, सिंगल फील्ड, 2 फील्ड टेक्निक और मल्टीपल फील्ड, ठीक है। सिंगल फील्ड किस किस चीज़ के लिए होता है आपका, तो सिंगल फील्ड हम लेते हैं फॉर स्किन ट्यूमर्स, ठीक है, सुप्रा क्लेविकुलर रीजन और जितने भी पेलिएटिव ट्रीटमेंट है उनके लिए लेते हैं। पेलिएटिव ट्रीटमेंट क्या होता है, जो हमें रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, पेलिएटिव ट्रीटमेंट मतलब जो हमें रिलीफ प्रोवाइड करते हैं फूड ट्रीटमेंट, तो सिंगल फील्ड में लेते हैं हम। इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा देखना है कि मीन्स किस चीज़ में ये हेल्प करते हैं। जैसे आपकी 2 फील्ड टेक्निक हो गई, तो 2 फील्ड टेक्निक क्या इंश्योर करेगी कि जो डोज है वो होमोजीनियस होनी चाहिए, ठीक है, डोज शुड बी होमोजीनियस। और 2 फील्ड टेक्निक आपकी कैसी हो सकती है, पैरेलल हो सकती है, परपेंडिकुलर हो सकती है, ठीक है, ओब्लिक हो सकती है। और इसके एडवांटेजेस भी है कि सिंप्लिसिटी हो गया, रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो गया, लेस चांसेस ऑफ ज्योमेट्रिकल मिस, ठीक है, इसमें एरर होने की चांसेस और कम होगी, ठीक है। ये 1 फील्ड टेक्निक से और अच्छा होगा क्योंकि इसमें एरर होने की चांसेस और कम होगी,
ठीक है। फिर वही मल्टीपल फील्ड आ गया आपका, है ना। तो मल्टीपल फील्ड से आप क्या कर सकोगे, डोज डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से कर सकोगे, जिसके कारण आपका जो ट्यूमर है वो अच्छे से ट्रीट हो सकेगा। लेकिन जितने फील्ड आप ज़्यादा बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा डोज भी बढ़ेगी, ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है। ठीक है। और कुछ बीम एंगल्स आपके प्रोहिबिटेड हो जाते हैं। क्यों हो जाते थे? क्योंकि क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स की प्रॉक्सिमिटी की वजह से आपके कुछ बीम एंगल्स क्या हो जाते हैं, प्रोहिबिट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, रुकावट आ जाती है उनमें। ठीक है, समझ में आ गया। तो मल्टीपल फील्ड्स किस में यूज़ होते हैं, कन्फॉर्मल डोज डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। फील्ड सिलेक्शन, फील्ड सिलेक्शन समझ में आ गया। फोर्थ वाला था ये आपका स्टेप। इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है, सिंगल फील्ड टेक्निक, 2 फील्ड टेक्निक और मल्टीपल फील्ड टेक्निक। और इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानना है और एग्ज़ाम्स में थोड़ा थोड़ा लिखना है। आगे बढ़ते हैं। 5th स्टेप, डोज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डोज आप मैनुअली भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम में, है ना। यही है आपका। और इसके एडवांटेजेस क्या है, चीप होती है, यूनिवर्सली अवेलेबल होती है, एडुकेट फॉर मोस्ट क्लिनिकल सिचुएशंस। ठीक है, ये मैनुअल डोज डिस्ट्रीब्यूशन के एडवांटेजेस है आपके। ठीक है, तो डोज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डोज को डिस्ट्रीब्यूट करना, वो आपको देखना है भाई कितनी डोज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कहीं डोज ज़्यादा तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये भी ट्रीटमेंट प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसमें आप डोज डिस्ट्रीब्यूट आप बेसिकली फ्रैक्शंस में करते हो, इसको हम फ्रैक्सीनेशन भी कहते हैं। ये चीज़ याद रखना कि डोज डिस्ट्रीब्यूशन हम किसकी हेल्प से करते हैं, किस में करते हैं हम डोज डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रैक्शंस में करते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड फ्रैक्सीनेशन। ठीक है, फ्रैक्सीनेशन कहते हैं हम इसको। ठीक है, तो याद रखना फ्रैक्सीनेशन, यहाँ पे लिखा नहीं है बट आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना। फ्रैक्सीनेशन की डोज जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हो फ्रैक्शंस में करते हैं, दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 6th स्टेप आपका क्या है, कैलकुलेशन। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप करते हो विद द हेल्प ऑफ SST, SAD, सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, एक क्लार्कसन टेक्निक भी होती है, इनमें आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा याद रख लोगे कैलकुलेशन आप किसकी हेल्प से करोगे। और कंप्यूटराइज्ड कैलकुलेशन भी होती है। ठीक है, जैसे SST आपका परसेंटेज डेप्थ डोज के द्वारा यूज़ होता है। ठीक है, ये देखो, इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा देख लेना, SST टेक्निक क्या होती है, SAD टेक्निक वैसे आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ये एक अलग ही टॉपिक है। ठीक है, तो मैं बस आपको बता रही हूँ कि कैलकुलेशन हम किस किस की हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो ये आपका 6th स्टेप हो गया। अगला आ गया आपका वेरिफिकेशन, ये है आपका सेकेंड लास्ट स्टेप। तो सेकेंड लास्ट स्टेप क्या है हमारा, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे, यूजिंग पोर्टल फिल्म, EPID और कोन बीम CT। पोर्टल फिल्म आपको क्या बताती है, ये आप बिफोर और आफ्टर ट्रीटमेंट यूज़ करते हो ताकि आप ये जान पाओ कि कितनी एक्यूरेसी से हमारा ट्रीटमेंट हो पाया है। ठीक है, और जो हमारी डोज है वो ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हुई है कि नहीं, मतलब ये सब आप, ये एक्सरे इमेजेस होती है जो आप बिफोर और आफ्टर ट्रीटमेंट लेते हो, पोर्टल फिल्म को कहते हैं हम। ठीक है, तो वेरिफिकेशन, पोर्टल फिल्म के एडवांटेजेस क्या है, चीपेस्ट होती है ये। ठीक है, डिसएडवांटेज, अगर हाई बीम एनर्जी होगी, लार्ज सोर्स साइज होगा, लार्ज पेशेंट थिकनेस होगी, तो ये फैक्टर्स आपकी पुअर इमेज कॉन्ट्रास्ट बनाने में वो करते हैं, लीड करते हैं, दे विल लीड टू पुअर इमेज कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, स्लो एक्विजिशन टाइम, इमेज इन्हांसमेंट पॉसिबल नहीं होती पोर्टल फिल्म्स में, स्टोरेज प्रॉब्लम होता है। पोर्टल फिल्म का भी आपका एक अलग एक टॉपिक है, तो अभी आप इतना याद रखोगे कैलकुलेशन में हम पोर्टल फिल्म्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला आपका EPID जो मैंने बताया था, उसको आप इलेक्ट्रॉन पोर्टल इमेजिंग भी कहते हो, ये भी आपकी कैलकुलेशन में यूज़ होती है ट्रीटमेंट प्लानिंग में। ठीक है, इनके भी एडवांटेजेस है। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं आसानी से, शॉर्ट टाइम में वेरीफाई कर लेते हैं, तुम्हें मल्टीपल इमेजेस देते हैं। ठीक है, अच्छी इमेज क्वालिटी देते हैं, ये इसके एडवांटेजेस हो गए। ठीक है, डिसएडवांटेज वही है कि इक्विपमेंट का कॉस्ट हाई होता है, एडिशनल इक्विपमेंट्स चाहिए होता है, ये सब डिसएडवांटेज हो गए। ठीक है, फिर कोन बीम CT, आपको पता ही है कि CT स्कैनर यूज़ होता है इसमें, इससे हम क्या ऑब्टेन करते हैं, 3D रियल टाइम इमेजेस ऑफ द पेशेंट ऑब्टेन करते हैं। ठीक है,
तो ये 3 आपको याद रखना है, SST, SAD, ठीक है। सॉरी, हम पढ़ रहे थे वेरिफिकेशन ना, तो वेरिफिकेशन में क्या क्या 3 चीज़ें थी हमारी, पोर्टल फ्लेम, EPID और मूनबीम सिटी, ये तीनों की हेल्प से हम वेरिफिकेशन करते हैं, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और लास्ट स्टेप आपका होता है एग्जीक्यूशन। लास्ट स्टेप क्या है हमारा, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब जो भी हमने ट्रीटमेंट प्लानिंग की उसको अब हमें क्या कर देना है, इम्प्लीमेंट कर देना है, इम्प्लीमेंटेशन कर देनी है, ठीक है। अब जितना भी डाटा हमने प्लान किया था उसको हमें एक्चुअल ट्रीटमेंट प्लानिंग में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, 8 स्टेप समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो सबसे पहला स्टेप था हमारा पोजिशनिंग, दूसरा था इमोबिलाइजेशन, ठीक है, तीसरा था लोकलाइजेशन, चौथा फील्ड सिलेक्शन, पांचवा डोज डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेशन, वेरिफिकेशन, एग्जीक्यूशन। पोजिशनिंग में मैंने आपको वही बताया था, गुड पोजिशनिंग कैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड पोजिशन क्या होती है। इमोबिलाइजेशन में आपको इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस की हेल्प से क्या क्या होता है, कैसे हम इमोबिलाइजेशन करते हैं। लोकलाइजेशन में आपकी दो लोकलाइजेशन बताई थी मैंने, क्लिनिकल और इमेजिंग, है ना। इमेजिंग में आपके एक्सरेज आ गए थे, CT MRI आ गए थे, ठीक है। फिर मैंने फील्ड सिलेक्शन बताया था, 1 फील्ड, ठीक है, 2 फील्ड, मल्टीपल फील्ड। फिर डोज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था मैंने कि फ्रैक्शंस में करते हैं डोज को, डिस्ट्रीब्यूट फ्रैक्सीनेशन कहते हैं हम उसको। फिर कैलकुलेशन बताया था मैंने, कैलकुलेशन में आपका SST, SAD, है ना, कंप्यूटराइज्ड क्लार्कसन टेक्निक, ये सब आ गया था, ठीक है। फिर आपको वेरिफिकेशन में बताया था पोर्टल फ्लेम्स, EPID, है ना, कोन बीम सिटी। और आखिरी में प्लान को क्या कर दिया हमने, एग्जीक्यूट कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। तो यही ट्रीटमेंट, ऐसे ही हम रेडियोथेरेपी में ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं, और यही 8 स्टेप्स है जिनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, ठीक है, और मेन मेन पॉइंट्स लिखने हैं जैसा मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। थैंक यू सो मच।